नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां सत्ता का पुराना किला ढहता हुआ नजर आ रहा है और एक नए राजनीतिक विमर्श नैरेटिव जन्म ले रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक बेहद दिलचस्प और निर्णायक मोड़ पर खड़ी हुई है। इस बार चुनावी लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि नैरेटिव की भी है और इसी नैरेटिव की जंग में ममता बनर्जी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो अपनी जुझारू राजनीति और स्ट्रीट फाइटर की छवि के लिए जानी जाती है, इस बार चौतरफा घिरी हुई है। पिछले कई वर्षों से ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग है। जो नैरेटिव उनके पक्ष में जाता था, विकास, कल्याणकारी योजनाएं और मजबूत नेतृत्व, वही अब सवालों के घेरे में है। विपक्ष, खासकर भारतीय जनता पार्टी, लगातार उनके शासनकाल की कमजोरियों को सामने रख रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कानून व्यवस्था, प्रशासनिक ढीलापन और कथित तुष्टीकरण की राजनीति। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार के दौरान बंगाल में पुलिस व्यवस्था कमजोर हुई और अपराधियों के खिलाफ सख्ती की कमी रही है। इन आरोपों का सीधा और ठोस जवाब ममता बनर्जी की ओर से फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, जो उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बनता जा रहा है। ममता बनर्जी की सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनकर उभरा है एसआईआर का डेटा। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और अवैध नागरिकता को लेकर जो खेल दशकों से चल रहा था, एसआईआर की सूचियों ने उस पर से पर्दा उठा दिया है। अब तक लगभग 67 लाख नामों की जांच पूरी हो चुकी है। पहली सूची में 29 लाख नामों की जांच हुई थी, जिसमें से चौंकाने वाले 13 लाख नाम हटा दिए गए हैं। ये वे लोग थे जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। अब 36 लाख और नामों की स्क्रूटनी हो चुकी है, जिसकी दूसरी सूची अप्रैल के पहले हफ्ते तक आने की उम्मीद है। ममता बनर्जी का मुख्य आधार वह सीमावर्ती वोट बैंक रहा है, जिसे भाजपा घुसपैठिया कहती है। इन 13 लाख नामों के कटने का सीधा अर्थ है ममता बनर्जी के निश्चित वोट बैंक में बड़ी सेंध। अब ये लोग ट्रिब्यूनल के चक्कर लगाएंगे, वोट नहीं डाल पाएंगे। घुसपैठियों के इलाकों में हो रही साफ सफाई और प्रशासनिक शक्ति ने ममता बनर्जी के उस तंत्र को हिला दिया है, जो इन लोगों को संरक्षण देकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ता था। नई नई सूचियों का आना, नामों का हटना और जुड़ना, इन सब ने चुनावी माहौल को और ज़्यादा गर्म कर दिया है। बीजेपी इसे घुसपैठ और फर्जी वोटिंग पर कार्रवाई बता रही है, जबकि टीएमसी इसे राजनीतिक साजिश कहती है। लेकिन ज़मीनी असर यह है कि ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बार पूरी तरह आक्रामक रणनीति अपनाई है। शुवेंदु अधिकारी, जो कभी टीएमसी के ही बड़े नेता थे, अब ममता बनर्जी के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनकर उभरे हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने के बाद उनकी राजनीतिक हैसियत और मजबूत हो चुकी है। इस बार शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर सीट पर फोकस कर रहे हैं, जो ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती है। यह रणनीति बहुत सोच समझकर बनाई गई है। अगर ममता बनर्जी को अपनी सीट बचाने में ही पूरा समय लगाना पड़े तो वह पूरे राज्य में प्रचार कैसे कर पाएंगी? यही बीजेपी का गेम प्लान नजर आता है, उन्हें उनके ही गढ़ में उलझा देना। इसके जवाब में टीएमसी ने भी अपनी रणनीति बनाई है। अभिषेक बनर्जी को नंदीग्राम में सक्रिय किया गया है ताकि शुवेंदु अधिकारी का ध्यान बांटा जा सके। अभिषेक बनर्जी वहां लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं और संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। यह एक तरह की काउंटर स्ट्रेटजी है। अगर विपक्ष आपके गढ़ में दबाव बना रहा है तो आप उसके गढ़ में दबाव बनाइए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रणनीति उतनी प्रभावी होगी, क्योंकि टीएमसी के पास स्टार प्रचारकों की संख्या सीमित है। मुख्य रूप से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ही है। भाजपा ने इस बार पिंसर मूवमेंट रणनीति अपनाई है, जहां ममता बनर्जी को अपनी ही सीट पर बांधने की योजना है। भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी की हुंकार क्या रंग लाती है? शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने पिछली बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी को मात दी थी,
इस बार भवानीपुर, जो ममता बनर्जी की अपनी सीट है, उनमें डेरा डाले हुए हैं। ध्रुवीकरण की नई धुरी। ममता बनर्जी जब ईद के कार्यक्रमों में शामिल होती है तो शुभेंदु अधिकारी कालीघाट मंदिर और रामनवमी की शोभा यात्राओं में नजर आते हैं। यह सीधा संदेश है कि आप किन के साथ हैं और हम किन के साथ हैं। सीट से बांधना। भवानीपुर में 20 से 25% मुस्लिम आबादी है, जिसके कारण ममता बनर्जी वहां खुलकर बहुसंख्यक राजनीति नहीं कर सकती। भाजपा का लक्ष्य ममता बनर्जी को भवानीपुर में इतना व्यस्त कर देना है कि वे पूरे राज्य में स्टार प्रचारक के तौर पर न घूम सके। ममता बनर्जी ने इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए अपने उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी को नंदीग्राम में तैनात किया है। शुभेंदु अधिकारी की इस मजबूत सीट पर अभिषेक बनर्जी रोज छोटकी बैठकें और जनसभाएं कर रहे हैं। टीएमसी की कोशिश है कि शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में उलझाया जाए ताकि भवानीपुर से उनका दबाव कम हो सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या भतीजा उस शुभेंदु अधिकारी को रोक पाएगा जिसने बुआ को हराया था। बंगाल की राजनीति के सामने इस बार सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है। पश्चिम बंगाल में कटमनी यानी कि वसूली और राजनीतिक हिंसा एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। इसी बीच बीजेपी के एक और नेता दिलीप घोष ने ऐसा बयान दिया जिसने टीएमसी के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो बंगाल में यूपी मॉडल लागू होगा, जिसने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। उन्होंने साफ कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बंगाल में यूपी मॉडल लागू किया जाएगा। यह यूपी मॉडल दरअसल योगी आदित्यनाथ के शासन से जुड़ा हुआ है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, एनकाउंटर और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर। दिलीप घोष ने साफ कहा कि बंगाल पुलिस आज टीएमसी के कैडर की तरह काम करती है, लेकिन भाजपा के शासन में पुलिस को माफियाओं पर नकेल कसने की पूरी छूट होगी। बीजेपी इस मॉडल को एक उदाहरण के तौर पर पेश कर रही है, एक ऐसा सिस्टम जहां अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो। यह संदेश सीधे वोटर्स तक जा रहा है कि अगर बदलाव चाहिए तो वह सिर्फ सत्ता परिवर्तन से ही आएगा। अब चुनौती ममता बनर्जी के सामने है, क्या वह इसका जवाब दे पाएंगी? क्योंकि वह खुद यह नहीं कह सकती कि वह अचानक से बेहद सख्त हो जाएंगी। ऐसा करने का मतलब होगा अपनी ही पार्टी के कुछ तत्वों पर कार्रवाई करना, जो राजनीतिक रूप से मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि इस चुनाव में नैरेटिव धीरे धीरे बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है। जहां बीजेपी बदलाव और कानून व्यवस्था की बात कर रही है, वहीं टीएमसी अभी भी अपने पारंपरिक मुद्दे, कल्याणकारी योजनाएं और तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। इसके अलावा 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है। इतिहास गवाह है कि जब कोई सरकार लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो जनता में बदलाव की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अगर उस दौरान लोगों को समस्याएं महसूस होती है तो यह भावना और तेज हो जाती है। बंगाल में भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है। पहले जहां विपक्ष बिखरा हुआ था, अब एक मजबूत विकल्प सामने है। बीजेपी सिर्फ आलोचना नहीं कर रही, बल्कि एक विजन भी पेश कर रही है, चाहे वो कानून व्यवस्था का हो या प्रशासनिक सुधार का। एसआईआर की प्रक्रिया ने भी इस चुनाव को और ज़्यादा निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। पहले जहां वोटर मैनिपुलेशन के आरोप लगते थे, अब इस पर कुछ हद तक रोक लगती दिख रही है। इसका सीधा असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि उनका पारंपरिक वोट बैंक भी धीरे धीरे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। कुछ क्षेत्रों में नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और कुछ जगहों पर विपक्ष को अप्रत्याशित समर्थन मिल रहा है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की एंट्री ने भी समीकरण बदल दिए हैं। इससे वोटों का बंटवारा हो सकता है, जो टीएमसी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ममता बनर्जी का प्रिय वोट आधार केवल भाजपा की वजह से नहीं, बल्कि आंतरिक कलह के कारण भी खिसक रहा है। हुमायूं कबीर और ओवैसी जैसे नेता अब अपनी अलग इस्लामिक राजनीति कर रहे हैं, जिससे टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक बट रहा है। ममता बनर्जी आज जिस स्थिति में है, वहां उन्हें अपना पुराना प्रदर्शन दोहराना लगभग असंभव लग रहा है।
भाजपा की ओपन पॉलिटिक्स और एसआईआर की लिस्टों ने ममता बनर्जी का राजनीतिक संतुलन बिगाड़ दिया है। वे अब राज्य जीतने के बजाय अपनी बड़ी बड़ी सीटें बचाने के संघर्ष में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक बड़े परिवर्तन की ओर अग्रसर है, जहां 17 मार्च की तस्वीर और अप्रैल की नई एसआईआर लिस्टें भविष्य की नई इबारत लिखेगी। कुल मिलाकर इस बार ममता बनर्जी के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं। नैरेटिव की लड़ाई में पिछड़ना, एसआईआर और वोटर लिस्ट की जांच का असर, बीजेपी की आक्रामक रणनीति, एंटी इनकम्बेंसी और बदलता जनमत। अगर ममता बनर्जी को सत्ता में वापसी करनी है तो उन्हें न सिर्फ इन चुनौतियों का सामना करना होगा, बल्कि अपने प्रदर्शन को भी उसी स्तर पर दोहराना होगा जैसा उन्होंने पिछले चुनाव में किया था। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह आसान नहीं लगता। दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है, आक्रामक प्रचार, स्पष्ट विजन और मजबूत नैरेटिव के साथ। यही वजह है कि इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कड़ा और दिलचस्प हो गया है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।